नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोकस एयर में। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमपी टेट एंड सीटेट 2020 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू कर देते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, आपके सामने है कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं तो वो किस तरह के हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जीव जंतुओं को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से मिलती है, ठीक है ना। भोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक। इसके बाद इस तरह वाहनों के चलने के लिए भाई किसी तरह की जो इसी तरह के भाई जो भी वाहन हैं, वाहनों के चलने के लिए, मशीनों के चलने के लिए, भोजन पकाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, उद्योगों के लिए, कल कारखानों आदि के लिए, सभी के लिए क्या है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यानी कि अगर ऊर्जा नहीं होगी तो ये सारे काम जो है ना एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाएंगे, यानी हम कर नहीं पाएंगे सभी कामों को। अब इसके बाद वाहनों के चलने के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस ऊर्जा ये सभी जो है मिलती हैं, ठीक है ना। वाहनों के चलने के लिए पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलती है, गैस से ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो इन सभी से ऊर्जा मिल जाती है वाहनों को। अब भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, उपले, उपले मतलब जो कंडे होते हैं गोबर के, जैसे कि हम देखे होंगे आप लोगों ने। तो गैस आदि से ऊर्जा मिलती है, यानी भोजन पकाने के लिए कोयला, लकड़ी, कंडे, है ना, उपले जिनको हम कहते हैं गोबर के उपले, और साथ में कुछ गैसीय पदार्थ जैसे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे भोजन बना लेते हैं। इसके बाद बिजली बनाने के लिए ऊर्जा के स्रोत क्या क्या, अगर बिजली बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कोयला से बिजली बन जाती है, पानी, सूरज का प्रकाश, पवन ऊर्जा, इनसे बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसके बाद कल कारखानों, उद्योगों में कोयला, डीजल, पेट्रोल, बिजली से ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो इन सभी से ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है कल कारखानों और उद्योगों में। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा के स्रोत के कुछ बारे में, ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा जनरल जानकारी थी। अब हम ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं। तो हमने देखा कि हमें ऊर्जा लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सूर्य, पवन, जल आदि से प्राप्त होती है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये हम देख चुके हैं अभी तक। अतः इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये ऊर्जा के सभी क्या है, एक तरह से स्रोत हैं। अगर इन सभी से ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे हैं हम, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोयला, लकड़ी, गैस, है ना, तो जो भी कुछ जिनसे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ऊर्जा के क्या होगा, एक तरह से स्रोत हो गए हैं। अब वह पदार्थ जिससे हम लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं तो ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे हम आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लंबे समय तक हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अब ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं क्या है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो विशेषताएं क्या है इसकी ऊर्जा के स्रोत की, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, विशेषताओं के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध होने चाहिए। अब जो ऊर्जा के स्रोत हैं, तो एक तो क्या ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तभी तो ऊर्जा हम प्राप्त कर पाएंगे। इनका भंडारण करना यानी इकट्ठा करके रखना, संवहन करना यानी कि ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रयोग इनका आसानी से होना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी प्रयोग इनके आसानी से हो जाएं। ये सस्ते भी होना चाहिए भाई, जो उपलब्ध जैसे कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये हमें उपलब्ध भी आसानी से हों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें, और थोड़े सस्ते भी मिलना चाहिए ताकि सभी इनका उपयोग कर सकें। इनका उपयोग, उनका जो ऊष्मीय मान होता है वो भी अधिक होना चाहिए। ऊष्मीय मान कैसा हो, अधिक हो, ठीक है ना। इनकी विशेषताएं के रूप में हम ये पढ़ रहे हैं कि इनका ऊष्मीय मान भी कैसा हो, अधिक हो। इनसे हानिकारक गैसों की उत्पत्ति भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनकी हानिकारक गैसों की उत्पत्ति ना हो, ऐसा ऊर्जा का स्रोत हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इनकी विशेषताएं हैं कुछ। अब इसके बाद ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर कैसे किया गया है। तो ऊर्जा वर्गीकृत किया गया है, एक तो समय के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर। तो ऊर्जा के स्रोत कितने समय से उपयोग में है, एक तो इस आधार पर बांटा है भाई कौन सा जो ऊर्जा का स्रोत है वो कितने लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, तो समय के आधार पर हो जाएगा। तो एक उपयोग के आधार पर कि एक बार उपयोग हो जाने के बाद उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, तो इस आधार पर भी इनको बांट रखा है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं समय के आधार पर ऊर्जा के स्रोत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं ऊर्जा के स्रोत समय के आधार पर, ठीक है ना, समय के आधार पर। तो कैसे होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो अब परंपरागत की बात करें, यानी कि परंपरा से चले आ रहे हैं, यानी पुराने हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इनका उपयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है, यानी बहुत पहले से हम जो है ना इनका उपयोग करते हुए आ रहे हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल, गैस, ठीक है ना, पवन ऊर्जा,
पवन का भी प्रयोग कर ही रहे हैं। पन बिजली मतलब कि होता है जैसे जल विद्युत जो होती है, जल से जो विद्युत हम बनाते हैं वो पन बिजली कहलाती है। लकड़ी इसी के साथ में, और उपले जो होते हैं, गोबर के उपले जो होते हैं, तो ये सभी परंपरागत स्रोत हैं हमारे, जो काफ़ी समय से हम प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं गैर परंपरागत स्रोत की। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर बात करें तो इनका उपयोग कुछ समय से ही हो रहा है, मतलब कि परंपरागत नहीं है, पुराने टाइम से हम नहीं कर रहे हैं, अभी अभी कुछ समय से जो है ना इनका प्रयोग होने लगा है, यानी इनकी खोज कर ली गई है। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, सूर्य से हम प्राप्त कर लेते हैं सौर ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा यानी भूमि से भी जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, या जहाँ जहाँ भी गर्म तापमान रहता है जिस ज़मीन का, ठीक है ना, जहाँ से ज्वालामुखी निकलती रहती हैं धाराएँ, तो उस जगह से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ज्वारीय ऊर्जा, ऐसी परमाणु ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं कैसी हैं, ये सभी अभी अभी यानी कि नई नई हैं, नवीकरणीय ऊर्जा हम कह सकते हैं एक तरह से। तो परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत इस तरह के हैं, ठीक है ना। तो ये आप नाम याद रखें क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनता है, ठीक। इसके बाद चलिए आगे हम देखें, तो आगे उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर भी ऊर्जा स्रोत जो है वो कितने प्रकार के देख लीजिए, 2 प्रकार के हैं, ठीक है ना। उपयोग के आधार पर एक तो है नवीकरणीय, इसको अक्षय भी कहते हैं, और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी उपयोग हो सकते हैं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो हैं वो आप एक बार उपयोग करिए, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, मतलब इनको आप उपयोग कर सकते हैं एक के बाद एक, ठीक है ना। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या रहता है भाई, इनको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसमें कुछ अलग अलग बातें हैं। अनवीकरणीय जैसे कि हम कह सकते हैं लकड़ी हुई, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, भी हम देख रहे हैं आगे। तो देखिए इनके भंडार, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के भंडार समाप्त नहीं होते कभी, लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं इनके भंडार समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के, इनसे प्रदूषण नहीं होता, यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं इनसे प्रदूषण नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन प्रदूषण होता है किससे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से। अब नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं जो अभी अभी जो है कुछ समय से प्रयोग किए जाने लगे हैं, तो जैसे सूर्य हुआ, पवन, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय, जल विद्युत, बायोगैस। तो ये बायोगैस यानी गोबर गैस जिसे हम जानते हैं, तो ये सभी ऊर्जा स्रोत कैसे हैं, ये परंपरागत नहीं है, ये हैं यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आ जाएंगे, जिनको हम बार बार भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में लकड़ी आ जाएगा, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा, गैस, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, इनका भंडार समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। यानी ये खत्म होने के बाद दोबारा में इनको लेना पड़ता है, ठीक। तो ये इन पर बात ध्यान रखने वाली है। अब थोड़ा और आगे बढ़ें तो देखिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। अब अलग अलग प्रकार की जो ऊर्जा हैं जिनसे हम प्राप्त करते हैं ऐसे पदार्थ, तो पहला है कोयला, इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये बहुत पुराना ऊर्जा स्रोत है, ये पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाता है, यानी भूपर्पटी है उसमें ये पाया जाता है। इसका निर्माण वनस्पतियों के दबाने से हुआ है, दबने से, ठीक है ना। जो वनस्पतियाँ ज़मीन में कुछ समय पहले दब गई थी, तो उनसे इनका निर्माण हुआ है कोयले का। इसका मुख्य घटक कार्बन है, यानी कोयले के अंदर मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है, ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए और आगे बढ़ें, तो ये 4 प्रकार का होता है, यानी कि जो ये कार्बन था, यानी कि हम कोयले की बात कर रहे हैं, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एक होता है पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं, और बिटुमिनस कोयला, इसको घरेलू कोयला कहते हैं, यानी घर में जो यूज करते हैं कोयला वो बिटुमिनस कोयला कहलाता है। और एक होता है एंथ्रासाइट, सख्त कोयला, ठीक है। यानी कि पीट कोयला हो गया है, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला, ठीक। अब पीट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है भाई, जो पीट कोयला होता है वो सबसे घटिया यानी सबसे निम्न स्तर का होता है, एक तरह से निम्न क्वालिटी का, ठीक है ना। इसके बाद एंथ्रासाइट जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कहलाता है एंथ्रासाइट। तो ये 2 आप ध्यान रखेंगे नाम, ठीक। सबसे ज़्यादा उपयोग बिटुमिनस कोयले का होता है, बिटुमिनस कोयला यानी घरेलू कोयला, तो घर में ज़्यादातर यूज है, और बहुत सारी जगहों पे यूज जो है बिटुमिनस कोयला का किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोयले के उपयोग की बात कर लेते हैं, तो किस तरह से हो रहे हैं। इसका उपयोग खाना पकाने के लिए करते हैं, इसका उपयोग ताप बिजली घरों में करते हैं, इससे कोक, कोलतार और कोल गैस प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। कोक, कोलतार और कोल गैस भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब भारत में पश्चिम बंगाल यानी कि रानीगंज, पश्चिम बंगाल का कोई जगह है एक रानीगंज नाम से, और झारखंड का झरिया, धनबाद और बोकारो। तो यानी आप ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड ये प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएंगे, यहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है, यानी कोयला ज़्यादातर मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। अब इसके बाद भारत में एंथ्रासाइट कोयला जम्मू और कश्मीर में मिलता है। तो भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू और कश्मीर में ज़्यादातर मात्रा में आपको एंथ्रासाइट कोयला देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अब आगे हमें दिखाई दे रहा है आगे कि कोयले का प्रयोग जो है कार्बन की मात्रा, कोयले का प्रयोग और उसमें कार्बन की मात्रा हम देख रहे हैं। तो वैसे पीट कोयला होता है सबसे निम्न क्वालिटी का कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 30% क्या होता है, केवल कार्बन होता है। ठीक है, इसका ऊष्मीय मान फिर ज़्यादा नहीं रहेगा कार्बन अगर कम है। इसके बाद लिग्नाइट आता है, तो लिग्नाइट में 38 से लगभग 40% तक क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। अब बिटुमिनस जो कि घरेलू कोयला कहलाता है, इसमें 65 से लेकर 70% तक कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसमें 94 से लेकर 98 तक कार्बन की मात्रा होती है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोयला कहलाता है। इसके बाद और आगे देखें तो भाई आगे है अब पेट्रोलियम और कच्चा तेल, यानी कि पेट्रोलियम जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। तो ये क्या है, देखिए ये गाढ़े रंग का काला बदबूदार द्रव होता है। ठीक है, गाढ़े रंग का होता है, काला होता है और बदबूदार द्रव होता है। ये ज़मीन के नीचे जीव जंतुओं के दबने से बनता है। ठीक, ज़मीन में जीव जंतु जिससे जीवाश्म पैदा होता है, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो नीचे दब गई हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद, भूकंप विस्फोट होने के बाद, इस तरह से जो ज़मीन में कई सालों से दबी हुई पड़ी हुई हैं, तो उनसे ये निर्माण होता है पेट्रोलियम यानी कच्चे पदार्थ, खनिज पदार्थों का। ठीक है ना, इससे कई सारे उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि मोम मिलना इसी से। ठीक है, जीव जंतुओं के दबने से ही मोम प्राप्त होता है, बेसलिन प्राप्त होता है, स्नेहक यानी ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, गैस, ये सभी इनसे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इसको काला तरल सोना भी कहा जाता है, यानी काला तरल सोना भी कह देते हैं हम पेट्रोलियम को या कच्चे तेल को। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं आगे। तो इससे उत्पाद प्राप्त करने के लिए, इससे हमें उत्पाद प्राप्त करने के लिए इसको रिफाइनरी करना होता है। रिफाइनरी या तेल शोधन कारखाना। ठीक है ना, रिफाइनरी का मतलब एक तरह से इसका शोधन करना पड़ता है, इसको साफ करना पड़ता है। तो तेल शोधन कारखाने में रखते हैं, या तो इसको फिर परिष्करणशाला में ले जाते हैं, या फिर ठीक है ना, तो इसमें भेजा जाता है। इसके बाद इसमें इसका प्रभाजी आसवन होता है, यानी इसको साफ किया जाता है। इसके द्वारा इससे विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सभी पदार्थ जो है प्राप्त हमें होने लगते हैं। फिर भारत में प्रमुख परिष्करणशालाएँ कहाँ कहाँ पर है, यानी यहाँ पे भी हम इन सभी का आसवन करते हैं, यानी शोधन करते हैं। ठीक है ना, इनको साफ किया जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है। तो वो परिष्करणशालाएँ कहाँ कहाँ पर, एक तो पानीपत में है, पानीपत, मथुरा, बरौनी, डिगबोई, बड़ोदरा, भड़ोच, कोच्चि और मंगलुरु। ये कुछ राज्य तो नहीं है, ये कुछ शहर हैं एक तरह से, जो कुछ राज्यों के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके हमें नाम याद रखना है, पानीपत, मथुरा, बरौनी, डिगबोई, बड़ोदरा, बड़ोच, कोच्चि, मंगलुरु। ये सभी ऐसे शहर हैं या जगहें हैं जहाँ पर परिष्करणशालाएँ हैं मिट्टी का तेल या पेट्रोल प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखते हैं इसका उपयोग जो है प्लास्टिक और पेंट बनाने में किया जाता है। जो ये पेट्रोलियम था, इसका प्रयोग हम प्लास्टिक बनाने में या डामर या फिर पेंट बनाने में करते हैं। ड्राई क्लीनिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, इससे हम औषधियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं आगे पेट्रोलियम कहाँ पर मात्रा में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है भारत में पेट्रोलियम मुख्यतः असम और गुजरात, ठीक है, साथ में मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलता है। यानी असम गुजरात में मुख्य रूप से, असम गुजरात और मुंबई हाईवे पर, यानी मुंबई आप ध्यान रखिएगा, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर, यानी कृष्णा और गोदावरी जो नदियाँ हैं वो जो डेल्टा बनाती हैं, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो उसको डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा जो बनाएंगे कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा जो है, वहाँ पर ज़्यादातर मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ें तो भाई प्राकृतिक गैस के बारे में आपको दिखाई दे रहा है। अब प्राकृतिक गैस को देखें तो प्राकृतिक गैस ये तेल कूपों यानी तेल के कुओं से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस ये पेट्रोलियम के साथ में प्राप्त होगी, कुछ तेल के कुओं से। कुछ तेल कूपों से तो केवल प्राकृतिक गैस ही निकलती है। इसका मुख्य संघटक मीथेन यानी 90% मीथेन, यानी कि जो प्राकृतिक गैस होती है जो तेल कूपों से या तेल के कुओं से प्राप्त होती है हमें, तो उसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। तेल के कुओं में प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है, इसमें 90% तक मीथेन होती है। भारत में मुंबई हाई, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इसके बाद और आगे अगर हम देखें तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आती है। अब द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जिसे हम कहते हैं, ये दाब पर द्रवित की गई पेट्रोलियम गैस होती है, यानी एक दाब ला के बनाई जाती है, भरी जाती है। इसका मुख्य संघटक ब्यूटेन होता है, यानी एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाएगा, ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसमें ईथेन और प्रोपेन गैसें भी होती हैं, यानी ईथेन और प्रोपेन भी थोड़े बहुत मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन ब्यूटेन मुख्य घटक होता है इसका, ये ध्यान रखिएगा।
ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और ज्वलनशील होता है। रंग नहीं होता है इसमें, गंध नहीं होती और ज्वलनशील होता है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। ऊष्मीयमान कैसा है? उच्च होता है, ठीक है ना। इसके बाद और अगर देखें, इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन नाम का दुर्गंध युक्त यौगिक मिला देते हैं। जब भी इसका रिसाव होता है इस गैस का, तो हमको कैसे मालूम चल जाता है? उसकी एक स्मेल आ जाती है, जो किस कारण से आती है? इथाइल मरकैप्टन नामक एक दुर्गंध युक्त यौगिक इसके अंदर मिला दिया जाता है, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। तो ये नाम आप ध्यान रखिए, इससे हम तो इथाइल मरकैप्टन के नाम से हम यानी कि यौगिक है जिसकी मदद से हम रिसाव का पता लगा सकते हैं। इससे प्रदूषण नहीं होता है और इससे मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है, इससे मीथेन नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो मीथेन इससे रुक जाती है। इसके बाद और आगे हम बढ़े तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम CNG कहते हैं, जो वाहनों में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। ये प्राकृतिक गैस होती है, उच्च दाब पर दबाने से प्राप्त होती है। इसका मुख्य घटक जो है वो है मीथेन, यानी प्राकृतिक गैस में हम देखा कि मीथेन मुख्य रूप से पाई जाती है। ये वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इससे प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि इसके जलने पर धुआं नहीं निकलता है, ठीक है ना। ये जलती है तो धुआं इससे प्राप्त हमें ज़्यादा नहीं होगा, तो इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। इसके बाद इसका उपयोग उद्योगों में भी होता है, उद्योगों में भी करते हैं। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है उसकी बात देख लेते हैं हम। तो बे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर पौधों और जानवरों के अवशेषों पर ताप और दाब के प्रभाव से बनते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर कुछ पौधे जानवर के अवशेष रह जाते हैं, यानी कुछ मृत शरीर इनके जो है अंदर रह गए हैं, जो मुख्य जो उच्च ताप और उच्च दाब के प्रभाव से बन जाते हैं, तो उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है ना। इनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका निक्षेप यानी इनका संग्रहण जो है वो एक दिन में खत्म हो सकता है। इनका संग्रहण एक दिन में भी खत्म हो सकता है, यानी ये जो पूरा इन्होंने बना के रखा हुआ है वो पूरा एक दिन में भी खत्म हो सकता है। इसलिए हमें इनका उपयोग उचित रूप से ही करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी जीवाश्म ईंधन के ही उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।